जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा। जय हिंद बच्चों, पहले प्रश्न की तरफ। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ। संविधान सभा के प्रथम वाचन की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का पहला वाचन कब शुरू हुआ प्यारे बच्चों? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। संविधान सभा का पहला वाचन, वाचन का मतलब क्या है कि संविधान कितनी बार पढ़ा गया है। यहाँ वाचन का मतलब होगा पढ़ने से। क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का उसमें समय लगा, तो उस समय के दौरान जब कई देशों का संविधान पढ़ा गया, लगभग 66 देशों का संविधान पढ़ने के बाद हमारे देश का संविधान बना। उसके बाद जो कुछ भी हमने संविधान में मेंशन किया उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, उन त्रुटियों को जांचने के लिए हमने क्या किया, संविधान को पढ़ा। यानी कि संविधान सभा ने संविधान को 3 बार पढ़ा था। अर्थात संविधान सभा के कितने वाचन होंगे? 3 वाचन होंगे। और 3 वाचन में संविधान सभा के जो 3 वाचन हुए उसमें पहला वाचन यानी कि पहली बार संविधान पढ़ने की प्रोसेस शुरू होगी आपकी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो पहली बार संविधान के वाचन की शुरुआत हुई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। इसके बाद संविधान को दूसरी बार पढ़ा गया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 लगभग 11 माह तक संविधान का दूसरा वाचन चला। और इसके बाद इसमें लगभग 2548 के आसपास त्रुटियों को सही किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, तो यह संविधान का तीसरा वाचन रहा। और संविधान का तीसरा वाचन यानी कि यहाँ संविधान तीसरी बार पढ़ा गया। और तीसरी बार जब यहाँ संविधान पढ़ा गया तो संविधान बनकर कंप्लीटली तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद संविधान तैयार हो जाता है। और संविधान तैयार होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया। और यदि इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विष्णु प्रयाग किसके संगम पर है, तो प्यारे बच्चों प्रयाग की संख्या 5 है। और पांचों ही प्रयाग पंच प्रयाग के नाम से जाते हैं। और पंच प्रयाग पांचों के पांचों प्रयाग कहां पर पड़ते हैं? आपके उत्तराखंड में। और यदि हम पांचों प्रयाग की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि पंच प्रयाग कहां है, या फिर पंच प्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर बनते हैं। तो यदि हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं और पांचों ही प्रयाग यहाँ आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि पांचों के पांचों ही आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। पांचों ही प्रयाग से क्वेश्चन प्रीवियस से बने हुए हैं। तो यदि विष्णु प्रयाग की बात करें तो सबसे पहली चीज तो पंच प्रयाग में एक नदी कॉमन होगी। पंच प्रयाग में एक नदी कॉमन होगी। और वो नदी कौन सी होगी प्यारे बच्चों? अलकनंदा। 5 के 5 प्रयाग में कॉमन नदी है अलकनंदा, जिसमें अलकनंदा के साथ जब विष्णु गंगा मिलेगी तो अलकनंदा के साथ विष्णु गंगा मिलने के बाद क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग बनेगा। और इसके बाद यदि बात करते हैं अलकनंदा और भागीरथी की, तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तब बनता है आपका रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में कौन सा धाम होगा प्यारे बच्चों? रुद्रप्रयाग में होगा आपका केदारनाथ धाम। रुद्रप्रयाग में होगा केदारनाथ धाम। यदि बात करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी की, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। तो यहाँ कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। यदि बात करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी की, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग बनेगा? तो यहाँ बनेगा आपका देवप्रयाग। यहाँ बनेगा देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कौन सा धाम होगा प्यारे बच्चों? देवप्रयाग में होगा आपका बद्रीनाथ धाम। देवप्रयाग में क्या होगा? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम। और यदि बात करते हैं 5वें प्रयाग की, तो एक और प्रयाग है जो बनेगा आपका अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम से।
अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलेगी तो अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? कर्णप्रयाग। ये क्या कहलाएगा? कर्णप्रयाग। तो इस तरह से 5 प्रयाग कौन सी नदी के संगम पर बनते हैं, ये आपके पांचों ही क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से। यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन कहाँ किया गया है प्यारे बच्चों? तो संविधान की यदि हम बात करें तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 112 की, तो आर्टिकल 112 में किस चीज का जिक्र किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट के नाम से जाना जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही किस नाम से जाना जाता है? बजट के नाम से। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट के नाम से जाना जाता है। और बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में। यदि बात करें आर्टिकल 110 की, तो आर्टिकल 110 क्या है? आर्टिकल 110 है आपका धन विधेयक। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। आर्टिकल 110 में वर्णन किया गया है धन विधेयक का। और कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धन विधेयक या साधारण विधेयक में से कौन सा विधेयक धन विधेयक और कौन साधारण विधेयक? इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा प्यारे बच्चों? ओम कुमार बिड़ला। ओम कुमार बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। यदि बात करते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे प्यारे बच्चों? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की, अगर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले लोकसभा अध्यक्ष तो हो गए जीवी मावलंकर, लेकिन उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर कौन थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। यदि इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 108 की, तो प्यारे बच्चों आर्टिकल 108 क्या है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत वर्णन किया गया है संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन, जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठकर जिस विधेयक पर मतभेद है उस पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में वहां क्या होगा उसके बारे में चर्चा चल रही होगी और उस पर एकमत होने तक ये अधिवेशन चलेगा। और इसे बुलाते कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है प्यारे बच्चों? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति। संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 52 यदि इसमें 11 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 63। इसमें किसका जिक्र किया गया है? उपराष्ट्रपति का। फिर से इसमें 11 जोड़ देंगे तो बनेगा आपका 74। इसमें किसका जिक्र किया गया है? प्रधानमंत्री का। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कहां कहा गया? आर्टिकल 75 में। इसके बाद यदि बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 में क्या? राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां है? संविधान के आर्टिकल 123 में है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब कभी भी लोकसभा या राज्यसभा का कोई एक सदन अनुपस्थित हो या फिर दोनों सदन अनुपस्थित चल रहे हों, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक कानून पारित कर देते हैं। उस कानून को ही अध्यादेश कहा जाता है। और उस राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को अध्यादेश कह देंगे। कौन से आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। यदि इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाएगा अकबर के समय को। अकबर के समय को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग।
लेकिन यदि बात करें शाहजहां ने क्या कराया था, बहुत सारी इमारतें बनवाई और अधिकांश महत्वपूर्ण इमारतें देश के जो आज स्मारक हम देखते हैं वे अधिकांश शाहजहां के समय ही बने हुए हैं। तो इसे कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसके समय को कहा जाता है प्यारे बच्चों? शाहजहां। जबकि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? अकबर के समय को। लेकिन यदि बात करते हैं जहांगीर की तो इसे क्या कहा जाएगा? चित्रकला का स्वर्णयुग। चित्रकला का स्वर्णयुग। चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? जहांगीर के समय को। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और यदि बात करते हैं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, जिसे पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसकी मृत्यु के बाद उसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खां ने किया था। मोतबिंद खां ने इसकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण रूप दिया था। इसके बाद यदि बात करते हैं बीरबल, तो बीरबल कौन था? बीरबल के बारे में आप सभी जानते हैं। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी प्यारे बच्चों? बीरबल की मृत्यु हुई थी यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध एक विद्रोह को दबाने के दौरान षड्यंत्र करके बीरबल को मार दिया गया था। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चों? महेश दास था। और अकबर के दरबार में ही एक और संगीतकार थे जिनका नाम था तानसेन। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। इसके बाद यदि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक अर्थात जिसमें सभी कार्यकर्ता और उसका जो संस्थापक थे वो सभी कौन थे? भारतीय थे। तो पहली बार भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से चलाया जाने वाला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894। पंजाब नेशनल बैंक तो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई 1894 में। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते समय। साइमन कमीशन का विरोध करते समय सिर पर चोट लगने के लाठी के प्रहार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की आरबीआई। आरबीआई की यदि बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसे क्या कहता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना होगी प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1 अप्रैल 1935 को देश की साख और मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उस समय इसका जो मुख्यालय था वो रखा गया था कोलकाता। उस समय इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता था। लेकिन 1937 में सन 1937 में 2 साल के बाद इसका मुख्यालय कहाँ पहुंचा दिया गया था? स्थायी कर दिया गया था मुंबई। और मुंबई में स्थायी कर दिया इसको। और आज बैंक ऑफ इंडिया, जिसके लास्ट में भी अधिकांश बैंक जिनमें बैंक ऑफ इंडिया जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके लास्ट में भी अधिकांश वर्ड आता है बैंक ऑफ इंडिया। तो 99% ऐसे बैंक उन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद यदि बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई बैंक की स्थापना कब होगी प्यारे बच्चों? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ था? एसबीआई की स्थापना हुई थी। और एसबीआई को, इस बैंक को 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसे 1921 में बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को।
1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ, इसे एसबीआई बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। 1806 में एक बैंक का गठन किया गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। 1806 में एक बैंक बना था बैंक ऑफ बंगाल, जबकि 1840 में एक दूसरा बैंक बना था बैंक ऑफ बॉम्बे, ये बना था 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 को। इन 3 बैंकों को एक साथ मिलाने के बाद सन 1921 में एक बैंक बनाया गया था। 1921 में एक बैंक बनाया गया, कौन सा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इसके बाद यदि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे बनाया गया था? हाथी को। इसके बाद यदि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था। तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन थे संविधान सभा के? तो थे LN मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी थे। लेकिन हम बात करते हैं BN राव, तो संवैधानिक सलाहकार। BN राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। यदि बात करते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन थे? जिन्होंने इटैलिक शैली में हिंदी वर्जन में संविधान हस्तलिखित किया था, यानी कि अपने हाथों से हिंदी में संविधान लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो संविधान की मूल कृति, संविधान की मूल प्रश्नलिपि जो हिंदी में लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और संविधान के प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तावना किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। यदि बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पंचमढ़ी अभ्यारण्य स्थित है, तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहां पर है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली अभ्यारण्य, ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में। यदि बात करते हैं केरल की, तो केरल में अभ्यारण्य पेरियार। केरल में एक अभ्यारण्य पेरियार, और पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में है। पेरियार नदी है, वो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में काउंट होती है, और वो भी क्या है? केरल में ही है। और अगला ऑप्शन यदि हम बात करते हैं असम की, तो असम में काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। यदि बात करते हैं सिमलीपाल, तो ये भी कहां है प्यारे बच्चों? असम में होगा। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में है आपका नल सरोवर। गुजरात में कौन सा होगा? नल सरोवर। और गिर अभ्यारण्य भी कहां पर है? गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य भी कहां पर है? गुजरात में है। नल सरोवर और गिर दोनों अभ्यारण्य कहां पर होंगे प्यारे बच्चों? गुजरात में होंगे। यदि बात करेंगे नर-बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो नर-बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने। हॉर्डिंग ने क्या किया था? नर-बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। एलन ब्रो की बात करते हैं, तो एलन ब्रो ने क्या किया था प्यारे बच्चों? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और एलन ब्रो के समय ही 1843 में क्या हुआ था? रविवार की छुट्टी मनाई जानी शुरू हुई थी। 1843 से रविवार की छुट्टी मनाई जानी शुरू हुई। किसके समय? एलन ब्रो के। लेकिन नर-बलि प्रथा की अगर बात करते हैं, तो नर-बलि प्रथा किसने समाप्त की थी? तो हॉर्डिंग ने। एलन ब्रो के समय क्या हुआ? एक तो रविवार की छुट्टी 1843 से मनाई जानी शुरू हुई, और दूसरा क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत किया था इसने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया। और विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया प्यारे बच्चों? विलियम बेंटिक ने। और डलहौजी ने क्या किया था?
डलहौजी ने हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसने चलाई? तो डलहौजी ने चलाई थी। और राज्य हड़प नीति के तहत हड़पा जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? सतारा। इसके बाद यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे प्यारे बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले। और यदि बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के हुए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु कौन होंगे? महादेव गोविंद रानडे। यदि बात करते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास की, तो देश बंधु चित्तरंजन दास ये किनके गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो चित्तरंजन दास थे। बात करते हैं फ्रैंक मोरिस, तो फ्रैंक मोरिस की अगर बात करते हैं तो फ्रैंक मोरिस वो व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस। तो प्यारे बच्चों वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं और जल्द ही आपको महासंग्राम सीरीज पार्ट 2 का पार्ट 4 उपलब्ध करा दिया जाएगा। जय हिंद।